हरकुल पायरो जो एक जाने माने जासूस हैं, जिसे हर कोई उनके बेहतर काम के लिए जानते हैं, क्योंकि पायरो को आज तक जितने भी केस मिले, उन्होंने बहुत ही कम समय में सभी को सॉल्व कर दिया था। इसी के चलते उन्हें एक केस के सिलसिले में यरूशलेम में बुलाया जाता है, जहां पर एक चर्च से बेशकीमती चीज की चोरी हुई थी और इसका इल्जाम चर्च के 3 धार्मिक गुरु पर लगाया गया था। हरकुल पायरो को यहाँ पर एक चीफ इंस्पेक्टर ने बुलाया था। छानबीन के बाद पायरो सभी शहर वासियों के सामने चोर का खुलासा करने वाले थे। सब लोग तब हैरान हो गए जब पायरो ने चर्च के गुरुओं को निर्दोष बताते हुए कहा कि चोरी इन गुरुओं ने नहीं बल्कि हमारे चीफ इंस्पेक्टर ने की थी। जिस पर इंस्पेक्टर अपनी सफाई में कहता है कि मैंने ही आपको यहाँ बुलाया और आप मुझे ही चोर कह रहे हो। तभी एक और पुलिस वाला वहां आता है, जिसे मिस्टर पायरो ने चीफ इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लेने के लिए भेजा था, और उसे वो बेशकीमती चीज भी वहां मिल जाती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पायरो ने पहले ही उसका बंदोबस्त कर रखा था, जिसके चलते उसे पकड़ लिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिस्टर पायरो अपने काम में कितने माहिर हैं। अब जब पायरो कुछ दिन आराम करने के इरादे से छुट्टियों पर जाना चाहते थे, पायरो स्टेशन पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है। उसी दौरान वहां पर एक आदमी उनके पास आता है, जिसे देखते ही मिस्टर पायरो समझ जाते हैं कि उसे ब्रिटिश काउंसुलेट ने भेजा है और अब उन्हें उस केस के लिए लंदन जाना होगा। लंदन जाने के लिए शाम की एक ट्रेन है, जिसका नाम था ओरिएंट एक्सप्रेस। पायरो का दोस्त उसी ट्रेन का मैनेजर था, जो पैरो के लिए उस ट्रेन में एक लग्जरियस केबिन बुक कर देता है। इस ट्रेन में एक मुसाफिर होता है, जिसका नाम है रेचन। रेचन एक क्रिमिनल था, जिसके चलते उसके कई सारे दुश्मन भी थे। रेचन जब अपन केबिन में जाता है तो उसे अपने बिस्तर पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा था कि बचकर रहना। उस नोट की वजह से वो काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो मिस्टर पायरो से मदद मांगने के लिए जाता है, क्योंकि एक वही इंसान है जो उसे इस मुसीबत से बचा सकता है। रेचन इस काम के लिए पायरो को बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार था, लेकिन मिस्टर पायरो उसे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक मुजरिम के लिए काम नहीं करना चाहते थे। मिस्टर पायरो और रेचन का केबिन अगल बगल में ही था, इसलिए जब रात के पायरो अपने केबिन में लेटे अपनी किताब पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन्हें बाहर से एक आहट सुनाई दी। पायरो केबिन से बाहर आकर देखते हैं तो एक आदमी जो ट्रेन के स्टॉफ का था, वो रेचन के केबिन के बाहर खड़ा हुआ था। वो पायरो को बताता है कि सब ठीक है। तब पायरो कंफर्म करने के लिए रेचन को आवाज लगाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि सब कुछ ठीक है। पायरो अपने केबिन में आकर लेट जाते हैं, लेकिन अचानक फिर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, तो वो फिर से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक लेडी वहां से भागती हुई नजर आई। उसी दौरान बिगड़ते मौसम के चलते बर्फीले तूफान की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लेकिन किस्मत से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अब सब मुसाफिर बीच रास्ते में फंस चुके थे। सब लोग अपने केबिन से बाहर आते हैं, लेकिन रेचन अभी भी अपने केबिन में ही था। पायरो जब चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रेचन के केबिन की विंडो खुली हुई है। तभी पायरो अपनी छड़ी की मदद से उस केबिन को खोल देते हैं। वो अंदर देखते हैं कि रेचन का खून हो चुका है और उसे एक खंजर से उसकी बॉडी पर 12 बार हमला किया गया था। डॉक्टर जो उसी ट्रेन के एक मुसाफिर थे, वो चेक करके बताते हैं कि खून रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ था। तभी पायरो का दोस्त उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर खूनी नहीं पकड़ा गया तो ये ट्रेन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। जिसके बाद पायरो उसकी बात मान लेते हैं। पायरो सबसे पहले रेचन के केबिन की जांच करते हैं, जहां पर कई सारे सबूत पड़े हुए थे। उसी के साथ एक बेहोशी की दवा की शीशी भी मिली, यानी कि रेचन को मारने से पहले बेहोश किया गया था, ताकि वो किसी तरह का शोर ना कर सके। वहीं पर पायरो को एक महंगा रुमाल भी मिलता है, जिस पर एच लिखा हुआ था, यानी कि जिसका वो रुमाल है उसके नाम का पहला अक्षर एच से शुरू होता है। साथ ही एक घड़ी जो 1:30 बजे के समय पर बंद हो चुकी थी। पायरो समझ जाता है कि यहाँ पर जानबूझकर इतने सारे सबूत फेंके गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही असली सबूत है, जो कि एक जला हुआ कागज का टुकड़ा था। पायरो उसे लेकर बाहर आते हैं, जहां पर ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए मदद आ चुकी थी। पायरो उस जले हुई कागज को एक लालटेन के ऊपर रखकर दोबारा जलाते हैं, तो उन्हें उस पर लिखे शब्द दिखने लग जाते हैं, और उस पर लिखा था कि तुम्हारे हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं। हरकुल अपने दोस्त को बताते हैं कि इस केस की पहली इतनी भी आसान नहीं है। वो उसे बताते हैं कि रेचन का असली नाम कसेटी था।
जिसने 2 साल पहले एक आर्मस्ट्रांग परिवार की हत्या की थी। कैसिडी ने सबसे पहले आर्मस्ट्रांग की छोटी बच्ची को पैसों के लिए किडनैप किया, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उसने उस बच्ची को मार दिया। अपनी बच्ची की मौत खबर सुनकर आर्मस्ट्रांग की पत्नी सोनिया, जो कि पहले से प्रेग्नेंट थी, वो भी सदमे की वजह से मर जाती है। दरअसल आर्मस्ट्रांग ने उस केस के लिए मिस्टर पायरो को अपने पास बुलाया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही खुदकुशी कर ली। इस केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तभी पायरो के पास कोई आता है जो बताता है कि मिस हर्बर्ट आपको बुला रही हैं। पायरो अपने दोस्त के साथ मिस हर्बर्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि कल रात खूनी मेरे कमरे में आया था। मैंने ट्रेन के कंडक्टर को भी बताया था, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मेरे पास सबूत भी है कि कोई मेरे कमरे में आया था। तब मिस हर्बर्ट उन्हें एक बटन देती है जो कंडक्टर की वर्दी का बटन था, लेकिन सामने खड़े कंडक्टर के वर्दी में तो सभी बटन मौजूद थे। अब पायरो उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे उन सब से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता। इसी कंपार्टमेंट में एक शाही घराने से ताल्लुक रखने वाली ओल्ड लेडी, जिनका नाम था प्रिंसेस टैगो, वो बताती हैं कि रात 1 बजे मेरी सेक्रेटरी ने मेरी मालिश की, जिसके बाद मैं सो गई थी। पायरो उनसे पूछते हैं कि क्या आप मिस्टर आर्मस्ट्रांग की फैमिली को जानती थी, जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि मैं आर्मस्ट्रांग की बच्ची की गॉड मदर थी। साथ ही बच्ची की नानी लिंडा ओनर्डन की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, जो कि एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। लेकिन उस हादसे के बाद उन्होंने अपने आप को कला की दुनिया से अलग कर लिया और वो अब अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। तब प्रिंसेस पायरो से पूछती हैं कि उनका इस केस से क्या ताल्लुक है। तब पायरो उन्हें बताते हैं कि काल रात जिस इंसान का खून हुआ वो असल में आर्मस्ट्रांग परिवार की हत्या का दोषी कैसेडी था, जिसे सुनते ही प्रिंसेस कैसेडी की मौत पर थूक देती है। पायरो प्रिंसेस की असिस्टेंट को वो रुमाल दिखाता है जो उन्हें रेचन के केबिन में मिला था और उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा है। तब वो कहती है कि ये रुमाल मेरे लिए काफी महंगा है। पायरो उससे पूछते हैं कि कल रात आपने क्या क्या किया था। उसने बताया कि मुझे एक कंडक्टर ने बताया कि प्रिंसेस ने मसाज के लिए मुझे बुलाया है। पायरो पूछते कि तुमने आते जाते किसी को देखा था, तो वो उसे बताती है कि मैंने सिर्फ दूसरे कंडक्टर को ही वहां देखा और किसी को नहीं देखा। तभी पायरो और उसका दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में तो सिर्फ एक कंडक्टर। पायरो पूरी ट्रेन छान लेते हैं, लेकिन उन्हें वो भी मिली। तभी पायरो ने सोचा कि हमने सबका सामान चेक किया, सिर्फ मेरे अपने सामान को छोड़कर। पायरो को अपने केबिन में वो वर्दी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे वो रेड किमोनो ड्रेस मिलती है, जिसे पहनकर पायरो ने रात को एक लेडी को भागते हुए देखा था। तब पायरो अपने दोस्त को कहते हैं कि खूनी मेरा मजाक बना रहा है। पायरो फिर से प्रिंसेस की असिस्टेंट के केबिन की तलाशी लेने जाते हैं, जहां उसे वो वर्दी मिल जाती है। लेकिन पायरो समझ जाते हैं कि उसने वो खून नहीं किया, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो वो कभी भी इस वर्दी को अपने केबिन में नहीं छुपाती। उस वर्दी में कई सारी चाबियां भी थीं, जिनकी मदद से ट्रेन के किसी भी केबिन में जाया जा सकता था। पायरो ने जब उस वर्दी को सूंघा तो उसमें से उसे उस शराब की सुगंध आई जो रेचन का अकाउंटेंट मैकवीन पीता था। पायरो ने मैकवीन को ट्रेन के बाहर देखा कि वो कहीं तो जा रहा था, तो पायरो ने उसका पीछा करना चाहा कि तभी मैकवीन भागना शुरू कर देता है और कुछ पेपर्स को आग भी लगा देता है। तभी पायरो उसे पकड़कर वापस ट्रेन के अंदर ले आते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तो मैकवीन उन्हें बताता है कि मैं बस उनकी बेईमानी की कमाई में से कुछ पैसे चुराया करता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि मैं भला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा। तभी वहां डॉक्टर भी आ जाता है, जो पायरो को बताते हैं कि ये सच कह रहे हैं, इन्होंने उसे नहीं मारा, क्योंकि जिस वक्त खून हुआ हम दोनों साथ में ड्रिंक्स कर रहे थे। जिसके बाद पायरो डॉक्टर से पूछताछ करते हैं और उसे एक पाइप क्लीनर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि पूरी ट्रेन में केवल आप ही जो पाइप पीते हैं, और ये पाइप क्लीनर हमें हत्या वाली जगह पर मिला था। जिस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, उनकी जान लेता नहीं। पायरो उससे पूछते हैं कि आपकी जाति के लोग डॉक्टर बहुत कम बन पाते हैं। दरअसल ये वो वक्त था जब काले लोगों को गोरे लोगों से नीचा समझा जाता था। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि मैं आर्मी में एक शार्प शूटर था और मैंने कई ऑफिसर्स की जान भी बचाई थी, जिसके चलते मुझे कई लोगों का साथ मिला, जिसके चलते मैंने डॉक्टरी की एजुकेशन ली और मैं एक डॉक्टर बन पाया। फिर पायरो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम कर्नल जॉन आर्मस्ट्रांग को जानते थे, जिस पर डॉक्टर साफ इनकार कर देता है कि मैं इस नाम के किसी भी इंसान से कभी नहीं मिला। उसके बाद पायरो एक बार फिर रेचन के अकाउंटेंट मैकवीन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ साल पहले एक बहुत फेमस लॉयर मैकवीन थे, जिन्होंने मिस्टर आर्मस्ट्रांग का केस लड़ा था। मैकवीन कहता है कि हाँ, वो मेरे पिता थे, लेकिन उस केस में वो किसी को दोषी नहीं ठहरा पाए, तो उन पर दबाव बनाया कि आर्मस्ट्रांग
आर्मस्ट्रांग की नौकरानी सुजैन को झूठा दोषी बना दिया जाए, जिसके बाद सुजैन ने आत्महत्या कर ली। पायरो कहते हैं कि क्या ऐसी वजह से तुमने कैसिडी को कंगाल बनाकर उसे मार दिया? उसी दौरान एक चीख की आवाज आई जो मिस हर्बर्ट की थी। किसी ने मिस हर्बर्ट पर चाकू से हमला किया था। हालांकि मिस हर्बर्ट की जान बच जाती है, लेकिन इस वारदात से जूनियर मैक्वीन से शक पूरी तरह हट जाता है, क्योंकि वो मिस्टर पायरो के सामने ही था। इसे ये केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब पायरो दूसरे कंपार्टमेंट की एक लेडी एलेना जो अपने पति के साथ सफर कर रही थी। पायरो उनका पासपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें शक होता है कि उसका नाम एलेना नहीं बल्कि हेलेना है। तब वो बताती है कि मेरे पति नहीं चाहते थे कि उस रुमाल की वजह से तुम हम पर शक करो। पायरो को एहसास हुआ कि ये लेडी मिस्टर आर्मस्ट्रांग की पत्नी की बहन है, यानी कि हेलेना के पास भी वजह थी जिसके चलते वो रेचन को मार सके। जब पायरो ने उससे सवाल करना चाहा तो उसे पति ने मिस्टर पायरो पर हमला कर दिया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर जो इसी ट्रेन से सफर कर रहे थे वो पायरो को बचा लेते हैं। पायरो उस प्रोफेसर की भी सच्चाई जान चुके थे कि वो कोई प्रोफेसर नहीं है। तब वो आदमी बताता है कि हाँ, मैं एक जासूस हूँ जो पहले पुलिस में काम करता था। मुझे मिस्टर रेचन ने ही अपनी सुरक्षा के लिए हायर किया था। मैं पूरी रात हाल पर नजर रखे हुए था। अगर वहां से कोई गुजरा होता तो मुझे जरूर पता होता। पायरो एक और लेडी डेविनहेम जो उस ट्रेन से सफर कर रही थी उससे पूछताछ करता है तो वो उसका भी झूठ पकड़ लेते हैं कि तुम वही नर्स हो जिसे जॉन आर्मस्ट्रांग की बेटी की देखभाल के लिए रखा गया था जब उसका किडनैप हुआ। यानी आपके पास भी वजह थी जिससे आप रेचन यानी कैसिडी से बदला लेना चाहे। उसी दौरान डॉक्टर वहां आकर पायरो पर गोली चला देता है जो पायरो के कंधे को छकर निकल जाती है। डॉक्टर कबूल के लेता है कि कल रात वो कत्ल मैंने ही किया था, क्योंकि जॉन आर्मस्ट्रांग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हीं की सिफारिश पर मैं डॉक्टर बन पाया था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन कैसिडी ने उस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ट्रेन के हिलने से पायरो डॉक्टर के हाथ से बंदूक छीन लेता है और पायरो का दोस्त उसे बेहोश कर देता है। अब ट्रेन भी आगे के सफर के लिए तैयार थी और अब पायरो को खूनी को पहचानना था। पायरो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम एक शार्प शूटर थे, इसीलिए तुमने जानबूझकर मेरे कंधे पर गोली चलाई, क्योंकि तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे। तुम हत्यारे नहीं हो, बल्कि आप में से कोई भी नहीं है, लेकिन खून हुआ है जिसका मतलब खूनी भी होगा। अब इस कहानी की दो ही वजह हो सकती है कि खूनी कंडक्टर की ड्रेस पहनकर रेचन का खून करके मिस हर्बर्ट के केबिन से ट्रेन से बाहर निकल गया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो खूनी अपनी यूनिफॉर्म को ट्रेन में क्यों छुपाता, या बाद में मिस हर्बर्ट को चाकू किसने मारा। इस ट्रेन पर मौजूद इंसान का संबंध जॉन आर्मस्ट्रांग से है। पायरो कहते हैं कि नंबर 1 पर है डॉक्टर जो कर्नल आर्मस्ट्रांग के काफी अच्छे दोस्त थे, जो अपना गुनाह कबूल भी लेते हैं। दूसरी मिस डेबहेम जो आर्मस्ट्रांग की बच्ची की नर्स थी, जो खुद को उस बच्ची के कत्ल का जिम्मेदार मानती है। 3 जो सोनिया आर्मस्ट्रांग की छोटी बहन हेलेना, जो अपनी बहन की मौत के गम की वजह से आज तक सदमे में है। 4 प्रिंसेस डिग्रो जो आर्मस्ट्रांग की बेटी की गॉड मदर थी, और जो रुमाल हमें मौका वारदात पर मिला था वो इन्हीं का था, क्योंकि रशियन भाषा में एच को एन पढ़ा जाता है। उसके बाद है खुद को प्रोफेसर बताने वाला आदमी जिसे आर्मस्ट्रांग ने बैंक से लोन दिलाया, जिससे उसका रुका पड़ा ऑटोमोबाइल का काम ठीक इसी तरह बाकी के 6 पैसेंजर भी किसी न किसी तरह से आर्मस्ट्रांग केस की वजह से जुड़े थे। अब पायरो कहते हैं कि ट्रेन पर इतने लोग हैं, लेकिन इस हत्या को किसी एक या दो ने नहीं बल्कि आप सब लोगों ने मिलकर किया था, क्योंकि ये खून बहुत ही सफाई से किया गया था। तभी वहाँ जो मिस हर्बर्ट हैं वो अपनी नकली बिग निकाल कर कहती हैं कि इस मर्डर के पीछे मेरा हाथ था, ये सारा प्लान मेरा बनाया हुआ था, इसलिए केवल मुझे ही इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो बताती है कि मैंने ही मैक्वीन को कैसिडी के पास काम करने के लिए भेजा था, जिससे वो कैसिडी को ट्रेन पर आने के लिए तैयार कर सके जिस दिन कंडक्टर के तौर पर मिशेल ड्यूटी पर मौजूद हो। साथ ही वो कहती है कि मैंने ही डॉक्टर से अपने आप पर चाकू से इस तरह हमला करवाया जिससे उसे ज्यादा नुकसान न हो। जब ये सारा प्लान मेरा था तो इसके सजा भी केवल मुझे मिलनी चाहिए। अब पायरो भी जानता था कि कैसिडी भी कोई अच्छा इंसान नहीं था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया था। अगर वो उस बच्ची को नहीं मारता तो ये सब लोग भी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते, इन्हें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए पायरो उन सबको एक मौका देना चाहते थे, इसीलिए वो उन सबको सामने एक बंदूक रख देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आप लोग सजा से बचना चाहते हो तो आपको मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। पायरो वहां से जाने लगता है कि तभी मिस हर्बर्ट उस गन को उठा लेती है और उससे वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। दरअसल पायरो देखना चाहते थे कि ये लोग खुद को बचाने के लिए क्या सच में किसी को मार सकते हैं, लेकिन जब मिस हर्बर्ट ने खुद को मारने की कोशिश की तो वो समझ जाते हैं कि ये सब खूनी नहीं है, बस टूटे हुए इंसान हैं जो बस अपने दर्द को कम करना चाहते थे। इसीलिए पायरो पहली बार अपने उसूलों से परे उन सभी को अपनी
जिंदगी फिर से शुरू करने का एक मौका देने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैं पुलिस के सवालों के जवाब देने के लिए आगे स्टेशन पर उतर जाऊंगा और आप सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। मैं पुलिस को समझा दूंगा कि खूनी कत्ल करके ट्रेन से रास्ते में ही भाग गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।